नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द न्यूज स्टैंड। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अखिलेश यादव वर्सेस मायावती की। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और उससे ठीक पहले सरगर्मियां बहुत तेजी के साथ चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सियासी तापमान अपने आसमान पर है। जी हां, हम बात करेंगे अखिलेश यादव की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से उन्होंने जो बुगिल फूका उसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ तुरंत मायावती की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया जाता है और मायावती की तैयारी क्या है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी ज्यादा दौड़ भाग क्यों की जा रही है, इतनी ज्यादा कवायद हर एक पार्टी की तरफ से क्यों की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें, तो इनकी रणनीति क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी को क्या कुछ डर सता रहा है और उसके लिए अब किस तरह से आगे बीएसपी बढ़ रही है, यानी कि मायावती की रणनीति क्या है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट, गुर्जर और मुस्लिम समुदाय है, अखिलेश यादव अगर उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहां पर मायावती के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे ठीक पहले, यानी कि समाजवादी पार्टी की रैली से ठीक पहले वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दादरी में और वहां पर बहुत सारी बातें कह के गए थे, जिसका जवाब मंच से आपने सुना होगा, अखिलेश यादव ने भी दिया है। और अब बारी आती है मायावती की। तो मायावती ने ऐलान कर दिया है, एक्टिव हो गई हैं बहुत ज्यादा और अपनी रणनीतियां तेजी के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टी कार्यालय पर, यानी कि बीएसपी पार्टी कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार प्रदेश भर से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया जा रहा है और आगे की रणनीति तय की जा रही है। और इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस अवसर पर, उस मौके पर मायावती अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हां, अब इस रैली के मायने क्या हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम अखिलेश यादव की बात जरूर करेंगे कि अखिलेश यादव कितना स्ट्रांग है, कहां पर वीक है, किन नेताओं को उन्होंने फ्रंट फुट पर आगे बढ़ाया है। लेकिन पहले बात मायावती की कर लेते हैं। मायावती जो कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया है और डेट रखी गई है, तारीख तय की गई है 14 अप्रैल की। अंबेडकर जयंती, इसके सहारे मिशन 2027 के मिशन का आगाज होगा। एक तरफ अखिलेश यादव ने शंखनाद कर दिया दादरी से, दूसरी तरफ मायावती जो है वो अब अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। और अमूमन देखा गया है, अक्सर देखा गया है, ना जाने कितने चुनाव निकल गए हैं, मायावती जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उससे एक साल पहले से ही एक्टिव हो जाती हैं और ग्राउंड पर दिखाई देती हैं और एक बार फिर से ग्राउंड पर उतरने जा रही हैं मायावती। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में भी मायावती का कार्यकर्ता, मायावती का जो कैडर है, बीएसपी का जो कैडर है, वो मायावती के साथ खड़ा होता दिखाई देता है। हालांकि चुनाव में कई बार हमने देखा है लगातार परसेंटेज डाउन हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से। दोस्तों, मायावती ने किसी भी पार्टी से गठबंधन ना करने का फैसला किया था और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो मायावती आज भी अपने उस फैसले पर अडिग दिखाई दे रही हैं। यानी कि मायावती किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हो रही हैं और आगे भी नहीं होंगी। अभी तक की यही खबर है। राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कब कहां कौन सी पार्टी, कौन सा नेता पलट जाए, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी राजनीतिक पंडित इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं और 14 अप्रैल की जो रैली है, जो कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है बीएसपी की तरफ से। जो कार्यकर्ता आए हुए थे या फिर जो जिलों के कार्यकर्ता हैं, उनको यह संदेश दे दिया गया है मायावती की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ 14 अप्रैल को लखनऊ में पहुंचनी चाहिए। यानी कि अपने अपने लोगों को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आप लेकर सीधे लखनऊ पहुंचिए 14 अप्रैल को। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एक तरफ अखिलेश यादव जिनकी रैली में बहुत भीड़ आई थी, अच्छी खासी भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ मायावती भी चाहती हैं कि हम लखनऊ से ऐसा संदेश दें जो पूरे उत्तर प्रदेश में जाए और बाकी पार्टियों को डैमेज हो। ये एक रणनीति की जा रही है। मायावती के जो तेवर हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये कवायद क्यों हो रही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के 22% वोट है। जी हाँ,
22% वोट बैंक जो है वो दलित समुदाय का है और सभी विपक्षी दलों की निगाहें इस वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक दलित वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं और किसी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया है। अखिलेश यादव की बात करें तो कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में उन्होंने मनाया है। तो हर एक पार्टी इन 22% वोट बैंक को पाने की पूरी कोशिश कर रही है और ये वोट बैंक जो है एक समय पे कोर वोटर कहा जाता था, आज भी कहा जा सकता है, वो मायावती का है। और मायावती इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर हमने दलित वोट बैंक को नहीं साधा और वो विपक्षी दलों में चले गए तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो सकती है। और इसी को यहां पर साधने के लिए, इसी वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए 14 अप्रैल को एक बड़ी रैली की जा रही है। दोस्तों, एक बात और है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो रैलियां हुई हैं पिछले चुनावों में, उसमें आपको नारे क्या सुनाई दिए? उसमें आपको नारे सुनाई दिए होंगे जय भीम के, जो कि पहले नहीं सुनाई दिए जाते थे और अब रैलियों में सुनाई देने लगे हैं। दादरी की रैली में मैं खुद मौजूद था दोस्तों। अखिलेश यादव की जो रैली थी, गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की गई है, वहां पर भी जय भीम के नारे खुद मैंने अपने कान से सुने हैं। वहां पर भी जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना कांटे का मुकाबला होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव। अब आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मायावती की रणनीति क्या है? मायावती जानती है कि अगर जाट, गुर्जर मुस्लिम वोट बैंक को अगर हमने नहीं साधा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी हालत और बुरी हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा एक जमाने में वोट बैंक जो था वो शिफ्ट होता था बीएसपी पार्टी की तरफ, लेकिन अब वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और अगर अखिलेश यादव ने गुर्जर और मुस्लिम वोटों पर अगर सेंध लगा दी तो ये और भी राह आसान होती नहीं दिखाई देगी बीएसपी के लिए। तो इसके लिए मायावती ने क्या कार्ड खेला? दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री जब दादरी पहुंचे थे उसके ठीक बाद मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें खबर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर मायावती ने एक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की अलग से बेंच और उनके लिए अलग से प्रदेश बनाने का सपना ना जाने कब पूरा होगा। यानी कि मायावती ने इस पोस्ट से साफ कर दिया है कि जो बात वो पहले कहती आई हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए, उसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी था, उसका यहां पर उन्होंने एक जिक्र किया है और एक संकेत दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग हाईकोर्ट बेंच का निर्माण करेंगी और अलग से प्रदेश बनाने का सपना जो है वो पूरा करेंगी। ये एक लाइन की जो बात कही है मायावती ने, आने वाले वक्त में ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ये मांग कर चुके हैं, इस बात को रख चुके हैं और उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश मायावती की तरफ से दोस्तों की जा रही है। तो कहानी यहां पर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हर कोई साधना चाहता है। 140 सीटें ऐसी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो अगर किसी भी पार्टी के खाते में आती हैं तो वहां से सरकार बनाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसी का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2011 में एक बार आपको याद होगा 2011 में मायावती ने अपनी सरकार के दौरान ये मुद्दा छेड़ा था और कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटना वो चाहती हैं। इसके लिए साल 2011 में उनकी सरकार ने बकायदा प्रस्ताव भी लाया था और पास भी करा दिया था और केंद्र सरकार को भेज दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो मायावती की मंशा आज से नहीं है, 2007 से 12 के बीच में जब उनकी सरकार थी तो 2011 में भी उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा था। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? अखिलेश यादव किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? एक तरफ तो हमने मायावती की बात कर ली है, अब 14 अप्रैल को देखना है कि किस तरह से वहां पर तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन अब अखिलेश यादव की ये जो रैली हुई है और सफल रैली हुई है, इसको हम सफल रैली मानेंगे क्योंकि बहुत अच्छी तादाद में भीड़ आई थी और मैं खुद ग्राउंड पर था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से और इसकी पूरी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी जी पर थी। जी हाँ, गुर्जर समाज से आते हैं और उन पर ही ये पूरा जिम्मा था। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन मंच पर दिखाई दिया? अतुल प्रधान, इकरा हसन,
धर्मेंद्र यादव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये तमाम लोग भी मंच पर दिखाई दिए। तो अखिलेश यादव किस तरह से किन नेताओं के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेहुल भोज की प्रतिमा को लखनऊ में स्थापित करने का ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। अब देखिए, खबर पकड़िए कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो मेहुल भोज की प्रतिमा लखनऊ में स्थापित की जाएगी और गुर्जर समाज को साधने का एक बड़ा दांव चला है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, ये बड़ी बात निकलकर देखिए आई है। छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को दिल में घर कर जाती हैं और वही कोशिश की जा रही है यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से। 3 बड़े नेता गुर्जर समाज के जिनको फ्रंट फुट पर रखा है अखिलेश यादव ने, और उन्हीं के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को साधने की भरपूर कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। कौन से वो 3 नेता हैं? पहला नाम आता है अतुल प्रधान, जो कि मेरठ की सरदना सीट से विधायक हैं। अखिलेश यादव के खास नेताओं में से एक हैं और युवा चेहरे हैं। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर मेरठ में। राजकुमार भाटी बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और उनकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा नाम आता है इकरा हसन, जिनको सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं मिलती हैं और जो लोग हैं वो भी चर्चा खूब करते हैं उनके क्षेत्र में। जैन चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तब भी इकरा हसन ने कैराना जीता है और अपना लोहा मनवाया है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि 3 ये जो नाम है इनके भरोसे अखिलेश यादव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर अच्छे खासा वोट बैंक जो कि भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों, एक बात और है, कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर अखिलेश यादव चल रहे हैं गुर्जर समाज को साधने के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगली बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफी लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने जिन नेताओं को गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की है, उनको जिम्मेदारी दी है, उसमें रामशरण दास का नाम सबसे पहले आता है। उनके हाथों में ही ये कमान थी गुर्जर समाज को साधने की। उसके बाद उनका निधन हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र सिंह जैसे नेता को साथ रखा गया और अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला मुलायम सिंह यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम और गुर्जर समीकरण को मजबूत किया मुलायम सिंह यादव ने और उसी पैटर्न पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये हमें नहीं पता, ये वक्त बताएगा। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज की खासी संख्या है दोस्तों, जो किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचा सकती है, किसी भी दल को सत्ता से नीचे उतार सकती है। यानी कि खेल बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखते हैं गुर्जर समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये वो जिले हैं दोस्तों जहां पर तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं। जी हाँ, 2 दर्जन सीटें, यानी कि 24 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। 20 से 70 हजार करीब इनका वोट बैंक है और यही नोएडा और गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसको भेदने के लिए यहीं से अखिलेश यादव ने शुरुआत की है, अपने चुनावी शंखनाद किया है। यानी कि जहां पर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा कमजोर थे वहां से उन्होंने अपना चुनावी बिगुल फूंका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मायावती भी पीछे नहीं है, ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हाईकोर्ट की अलग बेंच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने का सपना ना जाने कब पूरा होगा। तो अब आप समझिए, ये है अभी तक का उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।